हेलो फ्रेंड्स, एनपीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम एलपी टेक्नीशियन का 2018 में जो ओरिजिनल पेपर हुआ था उसका हम साइंस के साथ साथ में जो भी 10 नंबर का जीए पार्ट आया था उसका आज हम एनालिसिस करवाएंगे। दोस्त बता देते हैं कि एलपी और टेक्नीशियन और साथ में जेई का एग्ज़ाम डेट भी घोषित कर दिया गया है। उसी डेट में एग्ज़ाम भी आप लोग को लिया जाएगा। दोस्त बता देते हैं कि यहाँ से आप अगर ये वीडियो देखते हैं तो एक सुझाव मिलेगा कि किस हिसाब से 2018 में एलपी और टेक्नीशियन का पेपर बना था। और इसी के साथ आपको आप बता देते हैं कि इस चैनल पर एनटीपीसी का एक जीए का पार्ट भी एनालिसिस करवाया जा रहा है। 40 प्रश्न आता है, वो भी ओरिजिनल पेपर 2021 में जो पीटी हुआ था उसका एनालिसिस करवाया जा रहा है। और इसी के साथ मैथ का भी ओरिजिनल पेपर का एनालिसिस हो रहा है। तो आप एनटीपीसी से भी जुड़ सकते हैं। और इस चैनल पर इसका प्ले लिस्ट बना हुआ है। करीब 33 क्लास हो गया है जीए का 33 क्लास हो गया है। आप वहां से अनुमान लगा सकते हैं कि 2021 में किस हिसाब से एनटीपीसी पेपर सेट किया गया था। और इसी के साथ आपको ये भी हम बता देते हैं कि मॉर्निंग में करेंट अफेयर्स भी आता है, तो आप करेंट अफेयर्स भी देख सकते हैं। ताकि आपको पता है कि 7 से 8 क्वेश्चन जो रहता है वो एनटीपीसी में करेंट अफेयर से ही रहता है। एनटीपीसी में करेंट अफेयर से ही दिया जाता है। तो चलते हैं, आज सेशन को स्टार्ट करते हैं। और इसी तरीक़ा से आपका इसमें साइंस और जीए का प्रश्न देखने को मिलेगा जो 2018 का हम एनालिसिस करवा रहे हैं। और इसका पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से अगर अब नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ, वहाँ से जुड़िए, वहाँ पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो चलते हैं, आज सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखिएगा। आज का पहला प्रश्न देखिए, बोला गया है कि इनमें निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो गलत है। आपको गलत कथन का चयन करना है। इसमें पहला कथन में बोला गया है कि चंद्रमा पर जी का जो मान होता है वो पृथ्वी पर जी के मान के बराबर होता है। तो आपको पता है कि जी का मान जो है, जी का मान ये दिया था कौन? तो ये दिया था केवेंडिश ने। किसने दिया था? तो केवेंडिश ने दिया था। केवेंडिश ने दिया था। और केवेंडिश ने कहा था कि जी का मान है जो पूरे ब्रह्मांड में नहीं बदलता है। जी का मान है जो पूरे ब्रह्मांड के लिए मान्य है। कहीं भी चले जाइए, इसका जी का मान वैल्यू नहीं घटता या बढ़ता नहीं है, तो ये कांस्टेंट रहता है। एक तरह से क्या रहता है? तो कांस्टेंट रहता है। तो ये भी प्रश्न में बोला गया है कि चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी पर जी के मान के बराबर होता है, तो ये सही है। दूसरे प्रश्न में बोला गया है कि एक दूसरे से 1 मीटर दूरी पर रखी हुई दो वस्तुओं जिनका द्रव्यमान 2 किलोग्राम है और 2 किलोग्राम दूसरी का लागू होने पर गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो 26.68 गुने 10⁻⁻11 न्यूटन हो जाता है, तो ये भी सही है। अगर बात करेगा न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम है जो प्रयोगशाला में मान्य है, तो ये प्रयोगशाला में मान्य नहीं है, तो ये गलत है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी। और इसी तरीके से बल दो वस्तुओं के बीच दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो ये भी सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। लेकिन समझिएगा, आपको पता है कि गुरुत्वाकर्षण बल का जो फार्मूला होता है वो F बराबर होता है G m1m2 G m1m2 बटा आर स्क्वायर होता है। G m1m2 बटा आर स्क्वायर होता है। और यही फार्मूला लगा के आप पूरा बना सकते हैं। ए में जो बोला गया, हम बोले हैं कि जी का जो वैल्यू भी होता है वो होता है 6.67 गुने 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा केजी स्क्वायर। ये याद रखेगा। और इसी के हिसाब से जब बनाइएगा तो ये भी सही है, कि जी है जो पूरे ब्रह्मांड में नहीं बदलता है, तो ये भी सही है। बी भी सही है। सी गलत है, जो प्रयोगशाला में हम नहीं प्रयोग करते हैं। और डी भी सही है। डी आप पढ़ सकते हैं कि दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये भी सही है। अगर रिलेशन आपको पता नहीं है तो रिलेशन भी हम बता देते हैं कि अगर एफ का बात करेगा तो एफ है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 और m2 दोनों द्रव्यमान के क्या होता है? समानुपाती होता है। फिर एफ है जो व्युत्क्रमानुपाती किसका होता है? तो बीच के दूरी के वर्ग का, बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और यहीं से निकला है सारा फार्मूला G m1m2 बटा आर स्क्वायर। G m1m2 बटा आर स्क्वायर निकला है। और यहीं से बैठाइएगा तो पूरा स्टेटमेंट है, लेकिन सी है जो गलत दिया हुआ है। और यही गलत पूछा है कि कौन सा गलत है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी किस में दिया हुआ है? तो ऑप्शन नंबर पहला में दिया हुआ है। अगले प्रश्न देखिएगा। इस प्रश्न में कहा गया है, पूरा ऑप्शन तो नहीं आ रहा है, लेकिन आपको प्रश्न समझाने के बाद हम जाएंगे ऑप्शन पर भी। पहले प्रश्न समझ लीजिए कि क्या कह रहा है। इसमें बोला गया है कि किसी अनुदैर्घ्य तरंग के लगातार 2 संपीड़न और 2 लगातार विरलीकरण को क्या कहा जाता है? अनुदैर्घ्य तरंग में लगातार 2 संपीड़न और 2 लगातार विरलीकरण को क्या कहते हैं? तो उसको हम तरंगदैर्घ्य कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। समझिएगा,
कि तरंगदैर्घ्य है जो इस तरीके से कंपन के रूप में चलेगा। ये हो गया। तो इस पार्ट को जो हम बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं श्रृंग। इसको क्या बोलते हैं? तो श्रृंग बोलते हैं। और नीचे वाला पार्ट को हम क्या बोलते हैं? तो गर्त बोलते हैं। तो श्रृंग और गर्त हो गया। और यहाँ भी हो जाएगा श्रृंग और यहाँ भी हो जाएगा गर्त। तो दो लगातार अगर श्रृंग लीजिएगा, दो लगातार श्रृंग लीजिएगा या दो लगातार गर्त लीजिएगा, इसी को हम क्या कहते हैं? तो इसी को हम तरंगदैर्घ्य कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? तो तरंगदैर्घ्य कहते हैं। दो लगातार संपीड़न ले लीजिए या दो लगातार संपीड़न ले लीजिए, अति विरल ले लीजिए, उसी को हम क्या कहते हैं? तो तरंगदैर्घ्य कहते हैं। तो अनुदैर्घ्य तरंग का बात किया है, तो अनुदैर्घ्य तरंग में भी यही होगा कि दो लगातार संपीड़न और दो लगातार विरलीकरण की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो तरंगदैर्घ्य कहते हैं। क्या कहते हैं? तो तरंगदैर्घ्य कहते हैं। और सबसे ज़्यादा किस रंग का तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है? तो सबसे ज़्यादा होता है लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है। फिर बोलेगा कि सबसे कम किसका तरंगदैर्घ्य होता है? सबसे कम, तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य जो होता है, सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है? तो बैगनी का होता है। सबसे कम किसका होता है? तो बैगनी का सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है। और सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होता है? लाल का होता है। इसीलिए इसका सिग्नल में यूज किया जाता है, सिग्नल में यूज किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा। इस प्रश्न में कहा गया है कि सर चार्ल्स विल्किंस निम्नलिखित में से किस अनुवाद के लिए प्रसिद्ध है? सर चार्ल्स विल्किंस हैं जो किस अनुवाद के लिए प्रचलित थे? तो किस अनुवाद के लिए प्रसिद्ध थे? तो भागवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद किए थे। भागवत गीता को अंग्रेजी में किए थे, इसके लिए सर चार्ल्स विल्किंस थे जो क्या थे? तो प्रसिद्ध थे। तो भागवत गीता को अनुवाद अंग्रेजी में कौन किए थे? तो सर चार्ल्स विल्किंस ने किए थे। अगले प्रश्न देखिएगा। इस प्रश्न में ऑप्शन नहीं आया, ऑप्शन नीचे देख लेंगे, काहे कि क्वेश्चन बड़ा है। आपको हम बता देते हैं, पहले पढ़िएगा। नीचे दो कॉलम दिया गया है और आपस में मिलान करके आपको देखना है कि कौन सा सही विकल्प है। पहला बोला है कि कैल्शियम और ऑक्सीजन, वो CA3 है, ये है कैल्शियम फॉस्फाइड हो गया, 1 मोल हो गया, और एक परमाणु अणु के 1 ग्राम। तो ये बताइए कि कैल्शियम ऑक्सीजन किसके साथ जाएगा? तो कैल्शियम ऑक्सीजन का अगर बात करेगा तो कैल्शियम ऑक्सीजन को अनबुझा चूना कहते हैं। अनबुझा चूना का अगर बात करेगा तो अनबुझा चूना होता है CaO, अनबुझा चूना CaO हो गया। ये बताइए कि बी का किस में चल जाएगा? तो बी का 1 में चल जाएगा। तो मिलाइएगा कि ए का किस में गया? तो ए का गया 2 में, ए हो गया 2। उसी तरीका बी देखिएगा तो बी जाएगा किस में? तो 1 में जाएगा, बी हो गया 1। और सी का देखिएगा तो 0.1 मोल बराबर किसके बराबर होगा? तो सी होगा 2.3 सोडियम मौजूद होता है। तो सी का किस में चल जाएगा? तो सी का चल जाएगा IV में। इसी तरीका से डी का देखिएगा तो डी आपको बताया था कि एक परमाणु या अणु कि 1 ग्राम परमाणु या द्रव्यमान अणुओं की कितना होता है? तो 6.22 गुने 10⁻23 होता है। तो डी का किस में चल जाएगा? तो डी का चल जाएगा एवोगाड्रो नियतांक में। एवोगाड्रो, एक एवोगाड्रो का अगर बात करेगा कि एक एवोगाड्रो बराबर कितना होता है? एक एवोगाड्रो बराबर कितना होता है? तो 6.022 गुने 10⁻23 होता है। 23 परमाणु कह लीजिए या अणु कह लीजिए या आयन कह लीजिए। तो एक एवोगाड्रो बराबर होता है 6.022 गुने 10⁻23 परमाणु अणु या एवोगाड्रो। तो ये बताइए कि डी का किस कौन सा हो गया? तो डी का आपको हो गया थर्ड, डी का हो गया थर्ड, डी का थर्ड हो गया। आप देख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन में है, ये ऑप्शन देख लीजिएगा। तो ऑप्शन किस में है? तो ऑप्शन ए का 2 हो गया, बी का अगर बात करेगा कि ए का 2 है, बी का 1 है, सी का I भी है और डी का 4 है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लेकिन यहाँ हम कुछ पॉइंट आपको हम समझा देते हैं जो समझिएगा, देखिएगा, यहाँ ऑप्शन में मिला लीजिएगा। आपको हम बता देते हैं कि कैल्शियम जो ऑक्सीजन से दिया है CaO को हम क्या कहते हैं? तो अनबुझा चूना कहते हैं, अनबुझा चूना कहते हैं, अनबुझा चूना कहते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? तो इसी को हम क्विक लाइम बोलते हैं, क्विक लाइम बोलते हैं, इसी को क्विक लाइम बोलते हैं। अगर बात करेगा कि CaOH होल 2, इसी को हम बोलते हैं सेलेक्ट लाइम। इसको क्या बोलते हैं? तो सेलेक्ट लाइम बोलते हैं, सेलेक्ट लाइम बोलते हैं। और इसको हम बोलते हैं बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। तो बुझा हुआ चूना कौन सा हो गया? तो बुझा हुआ चूना CaOH होल 2 हो गया। और ये बताइए कि अनबुझा चूना CaOH CaO हो गया, ये हो गया। उसी तरीके से अगर मोल का अगर बात करिएगा तो आपको पता है कि 1 मोल का अगर बात करेगा कि 1 मोल, तो 1 मोल होता है जो कोई भी तत्व का उसका परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है या परमाणु संख्या के भी बराबर होता है। जैसे आपको हम एग्जांपल लेते हैं सोडियम का, तो सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है और इसका द्रव्यमान संख्या कितना होता है? तो 13 होता है। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि 1 मोल जो होता है वो 23 ग्राम के बराबर होगा, 23 ग्राम के बराबर होगा। जब इस साइड पॉइंट बैठाइएगा 1 अंक के बाद, तो यहाँ भी 1 अंक के पॉइंट बैठाइएगा तो 2.3 होगा। और देखिएगा कि ये ऑप्शन भी आपको सेट है,
वो 0.1 मोल बराबर कितना होता है, तो 2.3 ग्राम सोडियम होता है। इसी तरीका से अगर हम बात करते हैं कि एवोगाड्रो संख्या का, तो एवोगाड्रो वाला भी देख लीजिएगा, आपको हम समझा देते हैं। जैसे एक एवोगाड्रो बराबर जो होता है वो 6.022 गुने 10 के पावर 23 परमाणु कह सकते हैं। परमाणु के बाद अणु भी बोल सकते हैं, अणु भी, या आयन भी कह सकते हैं, ये तीनों होता है। तो ये याद रखिएगा कि एक एवोगाड्रो संख्या कितना होता है, तो एक एवोगाड्रो संख्या 6.022 गुने 10 के पावर 23 परमाणु, अणु या आयन होता है। तो ये भी मिलान हो गया। ये देखिएगा कैल्शियम फॉस्फाइड दिया है जो, तो डायरेक्ट सूत्र दे दिया है। अनबुझा चूना के लिए भी आपको मिला दिए, ये हो गया। अगर बात करिएगा तो 1 मोल बराबर ये भी मिल गया, तो चारों ऑप्शन मिल गया है। इस तरीका से आप मिलान कर लीजिएगा। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो ये बताइए कि मानव में 46 गुणसूत्र होते हैं, जिनमें 42 होते हैं जो 21 जोड़े एलिंग गुणसूत्र होता है, तो ये गलत है। ठीक है। फिर ये देखिएगा, किसी नर में X क्रोमोसोम होता है और 2 Y क्रोमोसोम होता है, 2 Y गुणसूत्र होता है, ये भी गलत है। फिर बोला है कि टिड्डों तथा कुछ अन्य कीटों के नरों में सिर्फ 4 अलिंग गुणसूत्र सेक्स होते हैं, तो ये भी गलत है। अगले ऑप्शन देखिएगा, अगले में बोला गया है, अगले ऑप्शन में देखिएगा, अगले ऑप्शन में कहा गया है, इसमें कहा गया है कि द्विगुणित जीव जिनमें लिंग अलग अलग होते हैं और द्विगुणित कोशिकाओं में गुणसूत्र का एक विशेष जोड़ा होता है जो लिंग का निर्धारण करता है, और उन्हें हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं। ये समझिएगा, ये राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगर बात करिएगा तो एक में अगर बात करिएगा तो कितना गुणसूत्र होता है, तो 46 गुणसूत्र होता है। अगर 46 गुणसूत्र का अगर बात करिएगा तो जब विभाजन होता है तो लिंग गुणसूत्र, जो लिंग निर्धारण का अगर बात करते हैं तो एक मेल होता है, एक फीमेल होता है। मेल में हो गया XX क्रोमोसोम और फीमेल, माफ करिएगा, अगर इसमें मेल का अगर बात करते हैं तो XY हो गया, और फीमेल में क्या हो गया, तो XX हो गया। तो ये बताइए कि फीमेल हो गया XX और इसमें हो गया X और Y, लेकिन लिंग निर्धारण का काम कौन करता है, तो मेल ही करता है। लिंग निर्धारण का काम कौन करता है, तो मेल करता है। अगर बात करेगा कि इस तरफ से भी X आया और इस तरफ से भी तो X आना है, तो इसमें क्या होता है, तो इसमें गर्ल होता है, लड़की हुआ। उसी तरीका से ये बताइए कि मेल से क्या आया, तो मेल से, एक सेकंड देखिएगा, मेल से आया बाई और यहाँ से तो आना है एक से, तो ये बताइए कि एक्स आया तो ये क्या हो गया, तो ये हो गया बॉय, ये क्या हुआ, बॉय हुआ। तो ये बताइए कि लिंग निर्धारण का काम कौन किया, तो मेल किया। इसी तरीका से आप समझिएगा यहाँ कि जिसे 46 गुणसूत्र होता है, तो 46 गुणसूत्र में 2 भागों में बढ़ता है, 2 भागों में बढ़ता है, 22 और प्लस XX आता है या XY आता है, तो ये हो गया मेल। इसी तरीका से फीमेल का देखिएगा तो 22 और प्लस कितना होता है, तो XX होता है, XX होता है, XX होता है, तो XX होता है। इसी को हम बोलते हैं, जो 22 है इसी को हम बोलते हैं ऑटोसोम, इसको बोलते हैं ऑटोसोम, और इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं एल्लोसोम। इसी तरीका से यहाँ भी बोलते हैं ऑटोसोम और इसको बोलते हैं एल्लोसोम। अब यहाँ से आया कितना, तो यहाँ से तो आएगा, बात करिएगा तो ये 22 हो गया और XY हो गया, 22 हो गया और XY हो गया। तो लिंग निर्धारण का काम जो करता है वो ऑटोसोम अति एल्लोसोम करता है। लिंग निर्धारण का काम कौन करता है, तो एल्लोसोम करता है। तो लिंग निर्धारण का काम कौन कर दिया, तो एल्लोसोम कर दिया। तो इसमें राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। इसमें राइट आंसर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर 4। इसमें राइट आंसर हो जाएगा कि द्विगुणित जीव जिनमें लिंग अलग अलग होते हैं और द्विगुणित कोशिकाओं में गुणसूत्रों का एक विशेष जोड़ा होता है जो लिंग का निर्धारण करता है। विशेष जो जोड़ा होता है वो लिंग का क्या करता है, तो निर्धारण करता है, लिंग का निर्धारण करता है, लिंग का निर्धारण करता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, तो एल्लोसोम बोलते हैं, एल्लोसोम कहते हैं, इसी को हम कहते हैं एल्लोसोम, जो लिंग का निर्धारण करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में कहा गया है कि इनमें से कौन सा धातु है जो मुक्त अवस्था में पाया जाता है। मुक्त अवस्था में कौन सा पाया जाता है, तो सोना पाया जाता है। मुक्त अवस्था में कौन पाया जाता है, तो सोना पाया जाता है। अगर बात करिएगा चलकता का अगर बात करिएगा तो चलकता में सबसे ज़्यादा किसका होता है, तो सोना का होता है। उसी के बाद किसका होता है, तो चांदी का होता है, और चांदी के बाद किसका होता है, तो कॉपर, और कॉपर के बाद क्या होता है, तो एल्युमिनियम। ये चलकता का क्रम याद रखेगा। उसी तरीका से पूछेगा आघात वर्धनीयता, तो आघात वर्धनीयता का भी याद रखेगा AU AG
कॉपर और एल्युमिनियम। इस तरीक़ा से याद रखिएगा। लेकिन चालकता में सबसे ज़्यादा पूछेगा तो मारिएगा ये जी सिल्वर को ही कंसीडर करता है, सिल्वर को कंसीडर करता है, इसको नगण्य मान लेता है, सिल्वर को कंसीडर करता है, तो सबसे ज़्यादा चालकता किसको माना जाता है, तो सिल्वर को माना जाता है, सिल्वर को माना जाता है। तो मुक्त अवस्था में कौन सा धातु पाया जाता है, तो सोना पाया जाता है। अगर यहीं से बात करिएगा कि कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है, तो कैल्शियम का परमाणु संख्या हो गया 20। पोटेशियम का कितना होता है, तो पोटेशियम का होता है 19। सोडियम का बात करिएगा तो सोडियम का कितना होता है, तो सोडियम का होता है 11। सोडियम का कितना होता है, तो सोडियम का 11 होता है। और केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है, इसके केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है। तो पूछेगा कि केरोसिन में डुबो कर किसको रखते हैं, तो सोडियम को रखते हैं। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही या गलत है। आपको सही या गलत चुनना है। बोला है कि H2SO4 कौन सा कथन गलत है या सही है। तो बोला है कि H2SO4 का प्रयोग हम पेट्रोलियम के परिष्करण में सल्फर और अन्य यौगिक को हटाने के लिए किया जाता है। बोला है सोडियम H2SO4 सोडियम सल्फेट जो होता है, अति हाइड्रोजन सल्फेट होता है, जिसका उपयोग हम किस में करते हैं, तो पेट्रोलियम के परिष्करण में और सल्फर और यौगिक को हटाने में करते हैं। H2SO4 का हम उपयोग करते हैं पेट्रोलियम के परिष्करण और सल्फर और अन्य यौगिक को हटाने के लिए करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इसको उपयोग हम करते हैं किसको, तो सल्फ्यूरिक एसिड को। उसी तरीक़ा से देखिएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का मूल प्रकृति है जो हाइड्रोजन आयनों का उपस्थिति का कारण है, हाइड्रोजन आयनों का उपस्थिति का कारण होता है। तो ये गलत है। आपको पता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है जो क्या है, तो क्षार है। अगर ये आयन में बटेगा तो OH में बटेगा, OH की उपस्थिति में होगा। और यहाँ बोला है कि हाइड्रोजन के आयन में होता है, तो गलत है। ये हाइड्रोजन के H प्लस कौन देता है, तो H प्लस देता है जो अम्ल देता है, H प्लस देता है अम्ल, और OH देता है कौन, तो क्षार देता है। OH कौन देता है, तो क्षार। तो B गलत हो गया और A सही हो गया, A सही हो गया। अब ऑप्शन में देखिएगा, बोला है कि B सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, तो ऑप्शन नंबर 4 होगा कि A सही है और B क्या है, तो गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कि A सही है। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में कहा गया है कि महिलाओं में यौवन की शुरुआत किससे होती है। महिलाओं में यौवन की शुरुआत किससे होती है, तो महिलाओं में यौवन की शुरुआत को हम बोलते हैं रजो दर्शन कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, तो रजो दर्शन कहते हैं। लेकिन ये बताइए कि महिलाओं में अगर यौवन की समाप्ति पूछ ले कि यौवन की समाप्ति को हम क्या कहते हैं, समाप्ति को क्या कहते हैं, तो समाप्ति को हम बोलते हैं रजो निवृत्ति। तो समाप्ति को हम रजो निवृत्ति बोलते हैं और शुरुआत को हम क्या कहते हैं, तो रजो दर्शन कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में कहा गया है कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के दक्षिणी छोर के नाम क्या है। इस जगह पर प्रशांत और अटलांटिक महासागर आपस में मिलते हैं। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के दक्षिणी छोर का नाम क्या है, जहां इस जगह पर प्रशांत अटलांटिक महासागर मिलते हैं, उसको हम बोलते हैं केप हॉर्न बोलते हैं। क्या, तो केप हॉर्न बोलते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में कहा गया है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या कहा जाता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम क्या कहते हैं, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम एल्केन कहते हैं। अगर बात करिएगा कि हाइड्रोकार्बन के बारे में, हाइड्रोकार्बन का देखिएगा, तो हाइड्रोकार्बन को हम 2 भागों में बांटते हैं। एक बोलते हैं संतृप्त, और एक को बोलते हैं असंतृप्त। संतृप्त में कौन सा होता है, तो संतृप्त में एल्केन होता है। अगर असंतृप्त का बात करिएगा तो संतृप्त में 2 होता है, एक होता है एल्कीन और दूसरा होता है एल्काइन। दूसरा क्या होता है, तो एल्काइन होता है। एल्केन का अगर बात करिएगा तो इसका होता है CnH2n+2। अगर बात करेगा एल्कीन का तो इसका होता है CnH2n, और एल्काइन का बात करेगा तो इसका होता है CnH2n-2। तो याद रखिएगा कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन को 2 भागों में बांटते हैं, एक संतृप्त में बांटते हैं और एक असंतृप्त में बांटते हैं। संतृप्त को एल्केन बोलते हैं CnH2n+2, और असंतृप्त को बोलते हैं एल्कीन, और दूसरा होता है एल्काइन। ठीक है, इसमें सिंगल बॉन्ड होता है, इसमें क्या होता है, तो इसमें डबल बॉन्ड होता है, और एल्काइन में होता है ट्रिपल बॉन्ड। एल्काइन में क्या होता है, तो ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ये भी याद रखिएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में कहा गया है कि निम्न में से कौन सा अधिक काम कर सकता है।
तो ये बताइए कि कौन है जो अधिक काम कर सकता है। तो अधिक काम करने के लिए एक तो कार्य बराबर होता है W बराबर एफ एस होता है, बल गुने विस्थापन होता है। एक W बराबर एफ एस होता है, एक W बराबर याद रखिएगा कि W बराबर अगर कार्य का बात करिएगा तो कार्य का जो होता है 1/2 mv² भी होता है, जिसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, या mgh भी होता है, mgh भी होता है। तो ये भी याद रखिएगा कि ये भी कार्य का ही फॉर्मूला है। आपसे पूछा है कि कौन अधिक काम करेगा, तो अधिक काम करने के लिए एक उठाया हुआ हथौड़ा, बंदूक, एक चलती हुई गोली, गतिशील पत्थर या घूमता हुआ पहिया। तो इसका होगा बंदूक से चलती हुई अधिक गोली। इसका गति ज़्यादा होने के कारण 1/2 mv² लग जाएगा, 1/2 mv² लग जाएगा। गति के कारण इसका क्या हो जाएगा, तो इसका कार्य ज़्यादा हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में कहा गया है कि निम्न में से कौन सा कथन है जो सही है, सही या गलत है, मतलब सही या गलत आपको पहचान करना है। बोला कि सोडियम का लैटिन नाम जो होता है वो नेट्रियम कहलाता है या नेट्रियम है। तो सोडियम का लैटिन नाम नेट्रियम है, तो ये सही है। चांदी का लैटिन नाम होता है अर्जेंटीनम, तो चांदी का भी लैटिन नाम क्या होता है, तो अर्जेंटीनम होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि दोनों है जो सही है। आपको हम बता देते हैं कि सोडियम का अगर बात करेगा तो सोडियम का परमाणु संख्या कितना है, तो सोडियम का परमाणु संख्या 1 है। अगर सोडियम बात करेगा तो आवर्त का वर्क अगर पीरियोडिक टेबल में, तो ये फर्स्ट ए का सदस्य है, फर्स्ट ए का सदस्य है। चांदी में हम बताए थे कि सबसे ज़्यादा अगर चलकता पूछेगा तो चलकता में सबसे ज़्यादा चलकता होता है, सबसे ज़्यादा होता है किसका, तो चांदी का होता है। चांदी का चलकता सबसे ज़्यादा होता है और इसका लैटिन नाम अर्जेंटीनम कहते हैं। और सोडियम का लैटिन नाम पूछेगा तो नेट्रियम कहते हैं, सोडियम का लैटिन नाम नेट्रियम कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में कहा गया है कि आवेश की एसआई इकाई क्या है। आवेश का एसआई इकाई क्या है, तो आवेश का होता है कूलम्ब, आवेश का होता है कूलम्ब। जूल होता है किसका, तो कार्य का होता है, जूल होता है कार्य का। अगर वाट बात करिएगा तो वाट किसका होता है, तो शक्ति का होता है। अगर एम्पियर किसका होता है, तो धारा का होता है। लेकिन यहाँ से जुड़े कुछ पॉइंट देखिएगा आवेश के बारे में, तो क्यू बराबर होता है आई टी, क्यू बराबर होता है आई टी, या क्यू बराबर एन ई भी होता है, एन ई भी होता है। क्यू हो गया आवेश, अगर बात करेगा कि क्यू क्या है, तो क्यू हो गया आवेश, क्यू हो गया आवेश, आई हो गया धारा, आई हो गया समय। क्यू हो गया आवेश, एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो आवेश से दो फार्मूला ये याद रखेगा, और एक पूछ लेता है V बराबर डब्ल्यू आई क्यू, V बराबर डब्ल्यू आई क्यू, ये भी याद रखेगा। V होता है जो वोल्टेज होता है, V होता है जो वोल्टेज होता है, W होता है जो कार्य होता है, और Q होता है जो आवेश होता है। तो ये भी फार्मूला याद रखेगा, क्या कि इलेक्ट्रिसिटी में ये फार्मूला पढ़ने का है और इससे प्रश्न है जो न्यूमेरिकल आते रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगले इस प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में बोला है कि नग्न बीजी होते हैं। नग्न बीजी कौन होते हैं, तो पाइनस होते हैं। पाइनस है जो नग्न बीजी है। अगर बात करेगा गेहूं है तो ये आ जाता है रबी फसल में, रबी फसल में आता है, रबी फसल में आता है। और रबी फसल में कौन कौन सा होता है, तो गेहूँ हो गया, जौ हो गया, चना हो गया, चना, और इसी के साथ याद रखेगा चना हो गया, मसूरी हो गया, ये सब आता है किसमें, तो रबी फसल में। अगर बात करेगा रबी फसल के बाद खरीफ फसल का, तो खरीफ फसल से भी आ जाता है, जैसे चावल हो गया, चावल के बाद मक्का याद रखेगा, मक्का हो गया, ये किस में जाता है, खरीफ फसल में जाता है। नींबू का पीएच मान का अगर बात करेगा तो नींबू का पीएच मान होता है 2.2 होता है नींबू का पीएच मान। और इसमें कौन सा होता है, तो साइट्रिक एसिड होता है, साइट्रिक एसिड होता है, साइट्रिक एसिड होता है, साइट्रिक एसिड होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में कहा गया है कि 10 ओम प्रतिरोधक पर जब 140 वोल्ट का विभवांतर अनुप्रयुक्त होता है तो इसमें होकर प्रवाहित होने वाली धारा क्या है। आपसे पूछा गया है कि धारा हमको निकाल के बताइए। जब आपको रेजिस्टेंस है, जो रेजिस्टेंस दिया हुआ है 10 ओम है रेजिस्टेंस, अगर बात करिएगा रेजिस्टेंस का, अगर बात करिएगा, एक सेकंड देखिएगा, ये बताइए कि आपको रेजिस्टेंस कितना दिया है, तो 10 ओम दे दिया है। अगर बात करेगा तो वोल्टेज कितना दिया है, तो 140 वोल्ट दिया है। आपसे पूछा है क्या, तो धारा। तो ये बताइए कि ओम्स का नियम आप जानते हैं कि V बराबर होता है IR, एक फार्मूला होता है V बराबर IR। I जब निकालिएगा तो I बराबर हो जाएगा V बटा R। तो I निकालने के लिए V दिया हुआ है 140 और R दिया हुआ है कितना, तो 10। तो जब काटिएगा तो आई जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो 14 एम्पियर हो जाएगा, 14 एम्पियर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। यहाँ से कुछ फार्मूला याद रखिएगा जो लिखवा देते हैं आपको। जैसे ये बताइए कि V बराबर IR एक हो गया, ये याद रखिएगा। H बराबर याद रखिएगा I² RT होता है।
फिर उसी तरीक़ा से भी स्क्वायर बटा आर इंटू टी भी होता है, या भी आई टी होता है, या पी टी होता है, पी टी होता है। उसी तरीक़े से पावर का भी याद रखिएगा कि पावर बराबर होता है आई स्क्वायर आर, फिर याद रखिएगा भी स्क्वायर बटा आर होता है, और इसी तरीक़ा से आई भी होता है, आई भी। तो ये भी फार्मूला याद रखिएगा। ये हो गया शक्ति का, ये पी से हम किसको कहते हैं तो शक्ति को, ये हो गया शक्ति। और एच क्या है तो एच है जो ऊर्जा है, एच है जो क्या है तो ऊर्जा, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी। किसने दिया था तो जूल नामक वैज्ञानिक ने दिया था, जूल नामक वैज्ञानिक ने दिया था। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में कहा गया है कि किसकी कमी से रिकेट्स बीमारी होता है, किसकी कमी से रिकेट्स बीमारी होता है तो रिकेट्स बीमारी होता है विटामिन डी की कमी से, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स बीमारी होता है। और इसका रासायनिक नाम का अगर बात करेगा तो विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरोल कहते हैं, कैल्सीफेरोल, कैल्सीफेरोल, कैल्सीफेरोल पूछेगा कि इसका रासायनिक नाम क्या होता है तो कैल्सीफेरोल होता है। विटामिन ए का अगर रासायनिक नाम का अगर बात करिएगा तो विटामिन ए का होता है रेटिनॉल, रेटिनॉल होता है, विटामिन ए का रेटिनॉल हो गया। बी है जो कॉम्प्लेक्स में आता है, और याद रखिएगा बी और सी जो होता है ये क्या होता है तो जल में घुलनशील होता है, जल में घुलनशील होता है। तो बी और सी हो गया जल में घुलनशील। अगर सी का बात करेगा तो सी का, विटामिन सी का आपको पता है कि सी की कमी से अस्कॉर्बिक एसिड होता है, अस्कॉर्बिक एसिड, अस्कॉर्बिक एसिड होता है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है तो अस्कर्वी होता है, इसकी कमी से क्या होता है तो अस्कर्वी होता है। ये बताइए दूध में नहीं पाया जाता है, पूछेगा कि एकमात्र विटामिन कौन सा है जो दूध में नहीं पाया जाता है तो विटामिन सी है जो दूध में नहीं पाया जाता है। विटामिन डी को कैल्सीफेरोल, विटामिन ए को रेटिनॉल, और विटामिन बी एक क्या है तो बी और सी है जो जल में घुलनशील है। अगर पूछेगा कि वसा में घुलनशील कौन सा है तो वसा में याद रखिएगा कि ए डी ई और के, ए डी ई और के होता है जो वसा में घुलनशील होता है। तो ए डी ई के होता है वसा में घुलनशील। तो राइट आंसर हो जाएगा कि रिकेट्स होता है विटामिन डी। ये बताइए कि रिकेट्स को ही हम कहते हैं सूखा रोग भी बोलते हैं, सूखा रोग भी बोलते हैं। तो पूछेगा कि सूखा रोग किसे कहते हैं तो सूखा रोग कहते हैं विटामिन डी को। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में कहा गया है कि जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तो नाव पीछे की तरफ हटता है, कौन सा नियम करता है तो न्यूटन का गति का तीसरा नियम काम करता है। तीसरा नियम है जो क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होता है, क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होता है, प्रतिक्रिया होता है, क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होता है। गति का दूसरा नियम से हमको मिलता है बल का सूत्र मिलता है, बल का सूत्र मिलता है। और सूत्र बराबर बल का क्या होता है तो एफ बराबर क्या होता है तो एम ए होता है। अगर गति का पहला नियम से अगर बात करेगा तो गति का पहला नियम से हमको मिलता है बल का परिभाषा, बल की परिभाषा पूछेगा कि बल की परिभाषा किससे मिलता है तो गति का पहला नियम से मिलता है, गति का पहला नियम से मिलता है बल का परिभाषा, बल का परिभाषा मिलता है गति का पहला नियम से। अगर बात करेगा कि बल का तृतीय नियम से क्या मिलता है तो बल की प्रकृति के बारे में जानकारी मिलता है, बल की प्रकृति के बारे में जानकारी मिलता है तृतीय नियम से। तो पहला नियम से हम बताएं कि बल का बल की परिभाषा, दूसरा नियम से सूत्र, और तीसरा नियम से बल की प्रकृति की जानकारी मिलता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में कहा गया है कि निम्नलिखित में से उल्लेखनीय गतिविधियों में से स्थितिज ऊर्जा की गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया गया है। बोला है कि निम्नलिखित उल्लेखनीय गतिविधियों में से किस है जो स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया गया है तो एक पेंडुलम का झूलना, एक पेंडुलम का झूलना स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। अगर पेंडुलम का बात करेगा तो ये होता है जो मध्य स्थिति होता है, ये होता है जो मध्य स्थिति, और इसी को मध्य स्थिति से ये हो गया स्थितिज ऊर्जा, और यहाँ से जब यहाँ तक ले जाइएगा तो ये हो गया कौन सा तो गतिज ऊर्जा हो गया। तो स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में ले जाना कौन सा है तो पेंडुलम काम करता है। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में बोला है कि नीचे दिए गए विकल्पों में तत्वों को किसी खास लक्षण है और उनके आवर्त में बाएं से दाएं समूह में ऊपर से नीचे दिखाया गया है। तो बताइए कि रूप कौन सा है जो सही है। आपको बोला कि तत्व का लक्षण आवर्त से बाएं दाएं और समूह से ऊपर नीचे हुआ है, तो इसमें बताना है कि कौन सा विकल्प है जो सही है। ए प्रश्न पर जाने से पहले आपको हम बता देते हैं पहले आवर्त के बारे में। तो ए जैसे हो गया आवर्त, जब आवर्त में ए हो गया लेफ्ट और ए होता है राइट। जब लेफ्ट से राइट जाइएगा तो लेफ्ट से राइट जाने पर ये बताइए कि धनात्मक गुण होता है जो कम होता है, धनात्मक गुण कम होता है। तो धनात्मक गुण कम होता है, उसी के साथ फिर ये बताइए कि विद्युत ऋणात्मकता तो बढ़ता है। अगर बात करेगा धनात्मक गुण कम होता है। अगर आकार का पूछेगा तो आकार क्या होता है तो आकार भी घटता है, आकार घटता है। आकार के बाद बात करिएगा तो आयतन भी घटता है, आयतन भी घटता है। एक केस याद रखिएगा कि जब आवर्त में जाते हुए अगर कोई बढ़ता है
या घटता है तो उसमें अपोजिट हो जाता है वर्ग में। तो जब यहाँ जो बोले गया है कि विधनायन मतलब धनात्मकता, आकार और आयतन होता है, जो क्या होता है तो आयतन घट रहा है, तब इसका अपोजिट हो जाएगा कि वर्ग में क्या होगा तो बढ़ेगा। अब क्वेश्चन पर चलते हैं, वहाँ भी आपको हम समझा देंगे। देखिएगा इसे बोला गया है कि विद्युत धनात्मकता, एक पीरियोडिक टेबल माइंड में सेट करिएगा कि मानते हैं कि ये पीरियोडिक टेबल है। बोला कि विद्युत धनात्मकता धात्विक लक्षण है जो बढ़ता है, तो आपको हम बताए थे कि विद्युत धनात्मकता इन्हें जाता है तो घटता है, तो ये गलत हो जाएगा। बोला है कि विद्युत धनात्मकता धात्विक लक्षण घटता है, तो ये तो सही है, और ह्रास होता है वही बात। और ये बताइए कि जब इन्हें होगा तो वर्ग में बोला है तो वर्ग में तो घटेगा, और यहाँ बोला है कि वर्ग में घटता है, तो ये भी गलत है। हम बोले थे कि जब वर्ग अति आवर्त में घटता है, जैसे आवर्त में अगर घटता है तो वर्ग में बढ़ेगा, और येरा में दोनों में घटता घटता दे दिया है, इस कारण ये गलत हो गया। तीसरा देखिएगा कि विद्युत धनात्मकता और धात्विक लक्षण है जो घटता है, ये तो सही है, और ह्रास होता है मतलब घटता या ह्रास होता है, और बढ़ता है या वृद्धि होता है, तो ये सही है। आपको पता है कि जैसे पीरियोडिक टेबल में जाइएगा तो पीरियोडिक टेबल में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत धनात्मकता घटता है, तो उसका अपोजिट हो जाएगा वर्ग में कि क्या होगा तो घटेगा। तो यही बोला है कि विद्युत धनात्मकता है और धात्विक लक्षण है जो आवर्त में घटता है और या ह्रास होता है, और वर्ग में जाइएगा तो बढ़ता है या वृद्धि होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में है कि आधुनिक आवर्त सारणी या आधुनिक आवर्त तालिका में कितने समूह और कितने आवर्त मौजूद है। तो आपको पता है कि आधुनिक में 18 समूह था और 7 आवर्त था। आधुनिक अगर बात करेगा तो आधुनिक किसने सजाया था तो मोसले ने। अब मोसले ने किस पर, तो परमाणु संख्या पर, परमाणु संख्या पर सजाया था, परमाणु संख्या पर सजाया था। लेकिन अगर मेंडलीफ का बात आएगा, मेंडलीफ का, तो मेंडलीफ ने परमाणु द्रव्यमान पर सजाया था, परमाणु द्रव्यमान पर सजाया था। और इसके समय अगर आवर्त का बात करिएगा तो आवर्त की संख्या 7 था, और अगर वर्ग का बात करेगा कि वर्ग की संख्या कितना था तो वर्ग की संख्या 18 था। तत्व पूछेगा तो तत्व टोटल इसके समय कितना था तो 63 था, और मोसले के समय तत्व कितना था तो टोटल 114 तत्व था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया है कि प्रकाश की गति अधिकतम निम्न में से किस माध्यम में होती है। तो प्रकाश की गति जो अधिकतम होता है वो कहाँ होता है, निर्वात में, और 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। अगर प्रकाश का बात करेगा तो ये कौन सा तरंग है, तो एक अनुप्रस्थ तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग, और सबसे तेज चलता है किसमें, तो निर्वात में चलता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में बोला है कि हाइड्रोजन सल्फाइड हवा में जलता है और H2 और SO2 देता है। हाइड्रोजन सल्फाइड को जब हवा में जलाइएगा तो ये क्या छोड़ता है, तो H2O और प्लस SO2 छोड़ देता है। हाइड्रोजन सल्फाइड को अगर बात करिएगा कि हवा में जलाइएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड को H2S को हवा के में जलाइएगा तो क्या दे देता है, तो H2O और SO2 दे देता है, H2O और SO2 दे देता है। तो ये राइट आंसर है, सही है। बोला ऊष्मा की उपस्थिति में फेरस सल्फेट का अपघटन Fe2O3 SO2 और SO3 होता है। तो ये भी सही है कि ऊष्मा की उपस्थिति में जब फेरस सल्फेट FeSO4 के फेरस सल्फेट को जब ऊष्मा की उपस्थिति में जलाइएगा तो ये मिलता है Fe2O3 और प्लस SO2 प्लस SO3। तो ये रिएक्शन याद रखेगा कि जब फेरस सल्फेट को ऊष्मा की उपस्थिति में जलाया जाता है तो Fe2O3 प्लस SO2 और SO3 बाहर निकलता है, SO2 और SO3 है जो बाहर निकलता है। तो ये भी ऑप्शन है, सही है। आपसे पूछा गया है कि बताइए कथन में कौन सा गलत है, तो ये दोनों आपको ऑप्शन है जो क्या है तो सही है। तो राइट आंसर जो इसका होगा वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 है इसका राइट आंसर कि ए और बी दोनों क्या है तो सही है, ए और बी दोनों सही है। दोस्त बता देते हैं आपको कि हम एलपी और टेक्नीशियन का प्रीवियस पेपर जो ओरिजिनल हुआ था 2018 में उसका एनालिसिस करवा रहे हैं। ताकि पता है कि एलपी के साथ टेक्नीशियन भी 2018 में साथ में लिया था, अब तो अलग कर दिया है, लेकिन पैटर्न यही रहने वाला है। आपको बता देते हैं कि कुछ लेवल का उतराव चढ़ाव होगा, लेवल बढ़ेगा, बाकी जो भी पैटर्न का सिलेबस का है वही पैटर्न से एलपी में भी आगे भी पेपर सेट करने को देखा जाएगा। आप अगर बात करेगा कि प्रीवियस 2022 ग्रुप डी से सेट करेगा तो 2022 से जो पैटर्न हुआ है वहाँ से 20 से 25% ही उठाएगा, क्योंकि उतना हार्ड भी पेपर न देगा, ताकि 1 आवर में इसका सोल्व करना रहता है। और इसमें आपको पता है कि 15 गुना रिजल्ट भी देना है, 15 गुना रिजल्ट भी देना है, तो उतना हार्ड पेपर नहीं आएगा, बस नॉर्मल आएगा, जो मतलब कंसेप्ट अगर जानकारी रहेगा तो मार पाइएगा। तो आज का सेशन यही तक है। आज का सेशन अगर आपको पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। इस सेशन को देखने के लिए धन्यवाद।